इतना कहकर कछुआ छत से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे लग जाते हैं। जब वो लोग हवेली के बाहर निकलते हैं तो युग, कायर, कछुआ तीनों ने अपने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था, काली बारिश से बचने के लिए। बस यामिनी ने अपने हाथ में कोई छाता नहीं पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी जादुई शक्ति से अपने सिर के ऊपर एक गोल चक्र बना लिया था, जो गोल्डन रंग में उसके सिर के ऊपर चमके जा रहा था, जो उसको पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक कवर कर रहा था। वो चारों ही हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभी वो लोग आंगन तक पहुंचे ही थे कि तभी युग को वहां आंगन में किसी के पैरों के निशान छपे हुए नजर आते हैं। मिट्टी में धंसे हुए वो निशान एकदम साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वहां पर बस वही पैर के निशान नजर आ रहे थे और किसी दूसरे शख्स के पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे थे। युग अपने हाथ से उस पैरों के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देखो वंदना भाभी के पैरों के निशान। वो इतनी जल्दबाजी में निकली है कि उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी है और उनके पैरों के निशान यहाँ छप गए हैं। यामिनी कहती है, युग बाबू, अब हमें इन्हीं निशानों का पीछा करते हुए वंदना भाभी तक पहुंचना होगा। युग यामिनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ यामिनी, जल्दी चलो, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कछुआ भी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ हाँ जल्दी चलो। सभी लोग वंदना के पैरों के निशान का पीछा करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। बारिश और जमकर बरसने लग गई थी। साथ में हवाओं का रुख भी बदल गया था और हवा के झोंके भी काफी तेज चलने लग गए थे, जिस कारण से छाता पकड़ने के बावजूद भी युग, कायर और कछुआ उस बारिश से बच नहीं पा रहे थे। उनके कपड़े काली बारिश में भीगने लग गए थे। बस यामिनी ही थी जो अपनी शक्ति से बनाए चक्र से भीगने से बची हुई थी। बारिश में भीगने के बाद भी युग और कछुआ काफी तेजी से अपने कदम बढ़ाते जा रहे थे। बस कायर ही था जो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहा था। युग, यामिनी, कायर और कछुआ वंदना के पैरों के निशान का पीछा कर ही रहे थे कि तभी कायर रुकते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, रुको रुको, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें वापस जाना होगा। कछुआ भी तुरंत रुककर पीछे पलटते हुए कायर से कहता है, क्या हुआ कायर, तूने छाता तो पकड़ा हुआ है ना अपने हाथ में, अब तुझे रेनकोट भी पहननी है क्या? देख, थोड़ा बहुत तो हम भीगेंगे ही ना, ये बारिश जो है इससे पूरी तरह थोड़ी हम बच सकते हैं। कायर परेशान होते हुए कहता है, यार मैं रेनकोट पहनने की बात नहीं कर रहा हूँ। कछुआ पूछता है, तो क्या बात कर रहा है? कायर जवाब देता है, मैं तो ये कह रहा था हम उसे बताना तो भूल ही गए और उसके बिना ही आ गए। युग मुंह बनाते हुए कहता है, उसे बताना भूल गए? किसे, क्या बताना भूल गए? कायर झट से जवाब देता है, अभिमन्यु को। युग, हम उसे तो ये सब बताना भूल गए और उसके बिना ही आ गए। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे आना चाहिए था, एक बार अभिमन्यु को बता देना चाहिए था, वो भी हमारे साथ चलता तो ठीक रहता। युग चिढ़ते हुए कहता है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कायर कि वापस जाएं और अभिमन्यु को भी साथ लेकर आए। इतनी देर में तो वंदना भाभी पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी और हमें फिर कुछ पता नहीं चल पाएगा। कछुआ युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है युग, और वैसे भी हम वंदना भाभी का पीछा कर रहे हैं, किसी भूत वूत का नहीं, जो अभिमन्यु की जरूरत पड़े। अभिमन्यु के पास थोड़ी कोई शक्ति है, और रही एकास्त्र यूज करने की बात, तो मुझे नहीं लगता उस हादसे के बाद वो कभी एकास्त्र यूज करने की सोचेगा भी। याद है ना उस काले साए के वार के बाद वो मरते मरते बचा था। युग को कछुए की बात एकदम सही लगती है और वो उसकी बात से सहमत होते हुए कहता है, कछुआ ठीक बोल रहा है, हमें उसे आराम ही करने देना चाहिए, और रही उसे सब कुछ बताने की बात तो सुबह बता देंगे यार, पर अभी हमें वंदना भाभी के पीछे जाना चाहिए। कायर कुछ और कहता उससे पहले ही यामिनी भी झट से बोल पड़ती है, हम आधे रास्ते आ चुके हैं, यहाँ से हवेली का 20 मिनट का रास्ता है और मुझे नहीं लगता सिर्फ अभिमन्यु के लिए वापस जाना ठीक होगा। इस वक्त हमें वंदना भाभी का पीछा करना चाहिए, वरना वो और आगे निकल जाएगी। युग कायर को देखते हुए कहता है, देख कायर, अगर तुझे अभिमन्यु को बुलाने के लिए वापस जाना है तो तू अकेले जा सकता है, हम तुझे रोकेंगे नहीं, पर हम नहीं चलने वाले, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। मैं ऐसे ही वंदना भाभी को छोड़ नहीं सकता, मुझे पता लगाना है कि आखिर वो इतनी रात में जा कहां पर रही है। कायर मन में बड़बड़ाता है, अगर अकेले ही जाना होता तो मैं ये बात तुम सबसे थोड़ी ना बोलता, खुद ही चला जाता, बेवकूफ हूं। युग वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है और वंदना के पैरों के निशान का पीछा करने लग जाता है। यामिनी और कछुआ भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी कायर को उनके पीछे जाना पड़ जाता है और वो उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। कुछ ही देर में वंदना के पैरों के निशान का पीछा करते हुए वो चारों रोंका मुचा घाट पर पहुंच जाते हैं। किश्नोई नदी का किनारा आ जाता है। किश्नोई नदी का बहाव काफी तेज था,
लहरें तेजी के साथ बह रही थी और बारिश अभी तक रुकी नहीं थी, वो अभी भी बरसते जा रही थी। युग वंदना के पैरों के निशान को देखते हुए कहता है, ये क्या? यहाँ नदी के पास पहुंचकर तो वंदना भाभी के पैरों के निशान दिखना बंद हो गए। यामिनी किश्नोई नदी को देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ युग बाबू की वंदना भाभी ने नदी पार की है और वो बंगला मुड़ा घाट की तरफ गई है। तभी रोंका मुचा घाट के बाद उनके पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे। कायर कुछ डरते हुए कहता है, वंदना भाभी इतनी रात में बंगला मुड़ा घाट की तरफ क्यों गई है? कछुआ अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, उस तरफ तो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, कहीं वो ग्रेवयार्ड कोठी तो नहीं चली गई? युग नदी को देखते हुए कहता है, अब वो तो नदी पार करने के बाद ही पता चलेगा कि वंदना भाभी किस तरफ गई है। कायर घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। अगर ये सब उस काले साई की कोई चाल हुई तो उसी ने वंदना भाभी को संदेश भेजा हो और अपने पास बुलाया हो तो? युग नदी के दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहता है, नदी पार करना तो होगा ही कायर, तभी अब कुछ पता चल पाएगा। मैंने कहा ना, जब तक हम पता नहीं लगा लेते वंदना भाभी कहाँ जा रही है, हम पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यामिनी युग के पक्ष में बोलने ही वाली थी कि तभी कछुआ युग का साथ देते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा युग ने, हमें उस तरफ जाना ही होगा। कछुए की ये बात कहते युग किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। युग को देखकर यामिनी भी उसके पीछे पीछे नदी पार करने लग जाती है। उन दोनों को देखकर कछुआ और कायर भी नदी पार करने लग जाते हैं। जब वो लोग किश्नोई नदी के दूसरे किनारे की तरफ बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचते हैं तो उन्हें फिर से वंदना के पैरों के निशान दिखाई देने लग जाते हैं। हर बार की तरह वहां पर भी बस वंदना के ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और किसी के पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे थे। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये देखो वंदना भाभी के पैरों के निशान। यामिनी अपने आसपास देखते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, पर ये निशान ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये पैरों के निशान तो कालाझाड़ी जंगल की तरफ जा रहे हैं। युग झट से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वंदना भाभी ग्रेवयार्ड कोठी नहीं गई है बल्कि कालाझाड़ी जंगल गई है। कायर घबराते हुए फिर खुद से बोल पड़ता है, अब ये वंदना भाभी कालाझाड़ी जंगल के अंदर क्या करने गई है? आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? कोई कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि कायर के सवाल का जवाब वहां पर मौजूद किसी शख्स के पास नहीं था। उन चारों की आंखों के सामने कालाझाड़ी जंगल था जो पूरी तरह सूखकर काला पड़ चुका था। एक भी पेड़ की हरी पत्ती नहीं थी, सब पत्तियां काली बारिश के कारण काली पड़ गई थी। कायर कालीझाड़ी जंगल को देखते हुए घबराहट के साथ कहता है, यार ये कालाझाड़ी जंगल पहले क्या कम डरावना नजर आता था, जो अब ये और डरावना नजर आ रहा है। अब इस जंगल को देखकर समझ में आ रहा है क्यों इसे कालाझाड़ी जंगल कहते हैं। कछुआ कहता है, युग हमें अंदर जाना होगा, वंदना भाभी वहीं पर होगी। कायर हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि अंदर जाना सही होगा, दिख नहीं रहा ये कितना डरावना है, पता नहीं अंदर क्या चीज हमारा इंतजार कर रही होगी। युग जानता था कायर की बात का पलटकर जवाब देना वक्त की बर्बादी थी। कायर की बातों से वो समझ गया था कि कायर एक नंबर का डरपोक इंसान था, इसलिए युग बिना कुछ कहे अपने कदम धड़ाधड़ आगे बढ़ाता है और कालाझाड़ी जंगल के अंदर घुस जाता है। बाकी सब भी युग के पीछे पीछे कालाझाड़ी जंगल के अंदर घुस जाते हैं। अभी उन चारों ने कालाझाड़ी जंगल के अंदर 10-11 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी यामिनी को कालाझाड़ी जंगल के अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लग जाता है। एक ऐसी शक्ति का एहसास जो उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उस शक्ति के एहसास से वो कुछ पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठती है और जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। युग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाता रहता है और उसके ही पीछे कायर और कछुआ जाते रहते हैं। यामिनी का युग पर ध्यान ही नहीं था। यामिनी बड़े गौर से अपने चारों तरफ देखने लग गई थी। यामिनी अपने आसपास देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये कैसी शक्ति है जिसका अंदाजा मैं नहीं लगा पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ तो है, कुछ ऐसा जिससे मेरा सामना आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो क्या चीज है। इतना कहकर यामिनी जहां पर खड़ी हुई थी वहीं पर बैठ जाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती है और धीरे से आंखें बंद करके मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए अपने आसपास मौजूद शक्ति का पता लगाने की कोशिश करने लग जाती है। इस तरफ युग, कछुआ और कायर अपने कदम कालाझाड़ी जंगल के अंदर आगे बढ़ाते रहते हैं। कछुआ तो युग के साथ साथ चल रहा था, पर कहीं ना कहीं कायर पीछे छूटते जा रहा था। वो जैसे जैसे कालाझाड़ी जंगल के अंदर आगे बढ़ते जा रहा था, उसके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। कालाझाड़ी जंगल के अंदर घुसने के साथ ही अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंगल में नहीं बल्कि अंधेरी नगरी में अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा है।
युग, कायर और कछुआ अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी युग चलते चलते रुक जाता है। युग के रुकते ही कछुआ तुरंत बोल पड़ता है। क्या हुआ युग, तू रुक क्यों गया? युग हिचकिचाते हुए कहता है, वो यार आगे। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ झट से बोल पड़ता है, आगे क्या युग? युग कहता है, आगे वंदना भाभी के पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे। कछुआ और कायर दोनों एक साथ हैरानी से कहते हैं, क्या? कछुआ तुरंत युग को पीछे करते हुए युग से एक कदम आगे आता है और देखता है कि आगे वंदना के पैरों के निशान नहीं छपे हुए थे। आगे जमीन पर सूखे हुए पत्ते पड़े हुए थे, जिस कारण वंदना के पैरों के निशान वहां पर नहीं छप पाए थे। कछुआ परेशान होते हुए कहता है, अब क्या करें यार, हम तो अंदर तक आ गए, ये वंदना भाभी आखिर यहाँ से गई कहाँ होगी? अब किस तरफ जाएं हम? कायर घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, हम लोगों को अभिमन्यु को लेकर आना चाहिए था, हो गई ना गड़बड़। मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारे पास वक्त है, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे तो ये उस काले साए का कोई जाल ही लग रहा है। सदियों से है पुरानी